नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ वन लाइनर या एक्सप्लेनेशन से संबंधित प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराया जाने वाला पीईटी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम आप देने जा रहे हैं डियर, जिसमें सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय से प्रश्न आते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्ज़ाम के लिए है। मैं बता दूं डियर कि ये वीडियो मैं खुद जो है टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं कि पीडीएफ स्वयं क्रिएट करूं और आपको उसके बारे में समझाऊं। तो इसके लिए मैंने आज एक ट्रायल वीडियो रखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, तो मैं ऐसे ही टाइपिंग सेट अपने माध्यम से सेट करूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा, वरना फिर बंद कर देते हैं सिस्टम को। क्योंकि अभी जो मैं पीडीएफ लेता हूँ डियर, वो इधर उधर से खोजबीन करके ही पढ़ाता हूँ, अपने से टाइप नहीं करता। मैं आपसे कोई झूठ बोलता नहीं हूँ डियर, आप जानते हैं। लेकिन आज पहली बार मैं खुद से टाइप करके, अपने ही हाथों से टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ डियर। तो अगर ऐसे समझ में आपको ज़्यादा आता है तो आप बताइएगा, इससे भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं, अगर वीडियो का एक्सप्लेन आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना ना करिएगा। तो आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था 12वीं सदी में। ये तो आपको पता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 12वीं सदी में, यानी कि 1175 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे का एक रीज़न है। आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी भारत पर आया था और उसने जो है सोमनाथ जैसे मंदिर को क्या लूट पूट ले गया। तो उसका तो कार्य क्या था, यहाँ पर लूट कांड करना था, मतलब धन दौलत लेके जाना था गोरी का। तो गोरी तो अपना काम कर ले गया, मंदिर लूट पूट ले गया, लेकिन साथ ही साथ इसने अपने जो है धर्म का भी प्रचार और प्रसार किया था डियर। तो नोट रखिएगा मोहम्मद गोरी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला टॉप कह रहा है बाबर का देहांत हुआ था 1530 में। तो अब आपको बाबर के बारे में बताते हैं। ये तो मृत्यु है 1530। बाबर जो है फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का डियर, याद रखिएगा, फरगना का। और बाबर ही वो है जिसने सर्वप्रथम भारत में क्या मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब रखी थी? तो बाबर ही था जो पानीपत में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को परास्त किया था और 1526 में उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। बाबर का पहला युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में 1526 में। अगर पानीपत के हम अगले युद्ध की बात करते हैं, दूसरे युद्ध की, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था वो 1556 में, जिसमें फिर बाबर ही विजयी हुआ था डियर। तो बता दें, बाबर ने जितने भी युद्ध भारत में लड़े उसमें हमेशा उसने विजय को ही प्राप्त किया था। इसके लिए एक ट्रिक है, बाबर की बता दे रहा हूँ। पिया, खाया, चला, घर। तो पी से पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, खा से खानवा का युद्ध लड़ा था 1556 में बाबर ने राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। और चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई, जिसमें इन्होंने मेदिनी राय को हरा दिया था। और घाघरा के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। तो बाबर ने लगातार युद्ध लड़े थे 27, 28, 29। मैंने आपको बताया पहला 1526 में तो विजय हुआ था, फिर 27 में भी जीता, फिर 28 में भी जीता, फिर 29 में भी जीता। लेकिन 1530 में क्या हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई डियर। और बाबर की एक आत्मकथा है डियर, बाबर की एक आत्मकथा है जिसे हम तुजु के बाबरी के नाम से जानते हैं। तो नोट रखिएगा, ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है डियर। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। शेर शाह ने अपने जीवन काल में 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। अब ये सराय क्या होती हैं आपके माइंड में आया होगा। तो आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में छोटे छोटे तालाब इत्यादि होते हैं, तो उन्हें ही प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, सराय कहा जाता था डियर। सराय जिनमें जल भरा रहता था, आदमी हो या कोई हो आए स्नान करे या पानी पिए, उसके लिए जो है शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। नोट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है डियर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या एक आत्मकथा है। मैं आपको बता चुका हूँ किस भाषा में, तो साहब ये तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा है, आपको बताया हूँ, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। इबादत खानों का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खानों का जो निर्माण करवाया था
वो महान अकबर ने करवाया था। इबादत खाना क्या होता है आपके माइंड में आया होगा, तो बता दें डियर, इबादत खाना जैसे आज आप देखते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि, जहाँ पर क्या प्रेयर की जाती है, भगवान का एक तरीके से देवालय होता है डियर, तो ये भी क्या इबादत खाना भी प्राचीन काल में क्या थे, जहाँ से बैठकर हम नमाज इत्यादि को वहाँ के लोग पढ़ते थे, तो ये इबादत खाना कहलाते थे डियर। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, तो खुर्रम था। अब शाहजहां ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। शाहजहां ये स्थापत्य कला का क्या एक बहुत ही जीता जागता नमूना इसने पेश किया था शाहजहां ने। जो आप आगरा में ताजमहल देख रहे हैं डियर, वो इसी शाहजहां की ही देन है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। बात आई है ताजमहल की, बता दें ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। और ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा है। और ताजमहल को जो बनाने वाला मुख्य कलाकार था, मुख्य कारीगर था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। नोट रखिएगा। शाहजहां ने अपने जो जीवन काल में, अपनी जो राजसी टाइम में, इसने जो है स्थापत्य कला के विभिन्न नमूनों को प्रस्तुत किया। लेकिन बाद में बता दूं, शाहजहां को इसके पुत्र औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और कई साल ये बंदी गृह में रहे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब औरंगजेब, जिसे हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं डियर, नोट रखिएगा। औरंगजेब ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन उसने जो है अपने पिताजी को बंदी बनाकर जेल खाने में डालता, तो शाहजहां जो है भारत में और कुछ विविध जो है नया करके जाता। ये एकदम सत्य है। इसे स्वर्णिम युग कहा जाता था इसके कार्यकाल को। एक ये थे शाहजहां और एक जहांगीर, ये दोनों ही जो है स्वर्णिम युग के लिए कर्णधार माने जाते हैं डियर। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। मराठों का सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ था शिवाजी के काल में। बता दें डियर, जो मराठा थे ये गोरिल्ला युद्ध में प्रवीण होते हैं। अब ये गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, तो गोरिल्ला युद्ध ये होता है पीठ पीछे से वार करना। पीठ पीछे से वार करने में गोरिल्ला युद्ध में जो है मराठा प्रवीण होते थे। अब मराठाओं में शिवाजी जो थे वो अष्ट प्रधान में क्या पेशवा के पद में थे, क्योंकि जो अष्ट प्रधान होता था उसमें जो पेशवा का पद होता था डियर, वो सबसे बड़ा माना जाता था। तो ये भी आप नोट रखिएगा। और मराठों का जो युद्ध हुआ था किसके, अफगानों से, तो उसमें मराठों की हार हुई थी। कब हुआ था वो युद्ध, तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध है ये डियर। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की करारी हार हुई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1869 में हुई थी। बिल्कुल सही है। मुंबई से चंडीगढ़ में सबसे पहले डाक तार की सेवा की शुरुआत की गई थी। और 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में क्या रेलवे सेवा की शुरुआत की गई थी। और दोनों किसके काल में हुई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। नोट रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जो है डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक चली, किस सन में चली, तो आप बताएंगे 1869 में। और रेल सेवा 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी डियर। तो नोट रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है डियर, उस पर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था। किसको बनाया था अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब, तो मीर कासिम को। ये पूछा जाता है डियर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। 1757 में प्लासी के मैदान में किसकी सेना आमने सामने थी, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था डियर, उसमें जो सिराजुद्दौला थी और लॉर्ड क्लाइव थे, तो इसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी, विजय हुई थी। बता दें डियर, ये बहुत बार पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ है, तो आप बताएंगे कि 1757 में। नोट रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अबीर गुलाल इत्यादि का तो आप प्रयोग करते ही होंगे। अबीर गुलाल जब आप लगाते हैं तो देखते हैं उसमें एक जो है चमकीला जो है सफ़ेद रंग का, व्हाइट रंग का एक पदार्थ जो है उड़ता हुआ दिखता है, तो वो क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अभ्रक है डियर, अभ्रक होता है। ये भी आप नोट रखिएगा। अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन करता है वो अपना देश भारत ही करता है डियर। तो नोट रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त जो है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है,
काली या रेगुर मिट्टी होती है डियर कपास के उत्पादन के लिए? बहुत बार पूछा गया है ये भी प्रश्न। और बता दें जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, उसके बाद ये गुजरात में पाई जाती है डियर। और काली मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसे पानी की कोई खास ज़रूरत नहीं होती डियर, और इसमें जो कपास का उत्पादन है वो सबसे तीव्र होता है, तेज होता है, सबसे ज़्यादा होता है डियर, नोट रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ संसद से। तो संसद जो है डियर ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अब लोकसभा क्या है? ये निचला सदन है डियर, और राज्यसभा उच्च सदन है, और लोकसभा में 552 और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनयन करता है डियर, ये भी आप नोट रखिएगा, राष्ट्रपति क्या मनोनयन करता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। अब प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। अब राज्यसभा की बात आई है तो बता दें डियर राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी कोई विघटन नहीं कर सकता, और राष्ट्रसभा और जो है राज्यसभा को जो संचालन करते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं डियर। इन्हें हम राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहते हैं डियर, तो नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का, नोट रखिएगा डियर। अगर पूछ ले कि लोकसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे साहब 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए डियर। दोनों में अंतर है, शिद्दत से नोट कर लीजिएगा। मैं टॉपिक के बारे में एकदम जो है बिल्कुल क्लीन स्वीप बताता हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ डियर। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो, छूट गया हो, तो कमेंट में लिख दीजिए, उसके बारे में आपको वहीं कमेंट बॉक्स में चिपका दूंगा डियर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो पॉइंट हमारा कह रहा है कि भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो अभी 25 हैं। इसके पहले 24 थे, लेकिन अभी पिछले सत्र में ही 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती को प्राप्त कर दिया गया है। अमरावती में जो है देश का 25वां हाई कोर्ट का निर्माण कर दिया गया है। और अमरावती कहाँ है, तो आप बताएंगे साहब ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है अमरावती। तो डियर ये थे टॉपिक से संबंधित, मैंने पहले अपने से हाथों से इनको टाइप किया था टॉपिक, उसके बाद मैं समझाने का प्रयास किया आपको। अगर इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है कि कुछ टॉपिक के साथ भी समझा कर एक वीडियो डेली अपलोड किया जाए, तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं ऐसे ही डेली एक वीडियो आपको अपने से हस्तलिखित बढ़िया और उसके बारे में बेहतरीन एक्सप्लेन के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा डियर, तो इस सीरीज को हम आज से बंद कर देंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लिखिएगा, मैं डेली आपको किसी ना किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और मेरे एक्सप्लेन पर आप ध्यान दिया करिएगा। जो पॉइंट आपको अच्छे लगे नोट कर लीजिएगा। बस डियर आज थे इतने ही टॉपिक थे, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।